जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। That means there are no enemies in the world if our mind is cool. There are no enemies in the world if our mind is cool. And there is no ego. And if we don't have ego, then all are merciful to us. Then all are merciful to us. है कि नहीं? जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है, और जब मूड खराब होता है तो अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बातें भी प्रवचन लगती है, क्या पका रहा है। ओके, और जब हमारे अंदर ये 3 लेटर का वर्ड है बट वेरी डेंजरस, EGO, वेरी डेंजरस, ठीक है। अगर आपके ये हार्ट में है तो आपको कोई भी प्यार नहीं करेगा, सब लोग ये समझेंगे कि हाँ ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंट है, कितना सारा, ठीक है। एटलीस्ट आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बट नॉट नेगेटिव। अगर वो ओवर हो जाए तो फिर वो बेकार है, ठीक है। बिकॉज जो बोलते हैं ना वो ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। इस वजह से भले ही परिंदा कितना ही ऊंचा क्यों ना उड़ ले, आखिरकार उसे ज़मीन पर ही आना है, ठीक है। सो अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो जो आपके लाइफ का पार्ट है, रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि जब आप नीचे आओगे तो वही पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। यू विल मीट दैट पर्सन ओनली जिन्हें आपने ये किया था, इग्नोर किया है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस दोहा and include in your lifestyle also. Today's topic is heads of income under section 14, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर का, आई थिंक पूरे सिलेबस का जो है उसको मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। लाइक हेड्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 14, ये आपका हेड्स ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम को हम कैसे समझ सकते हैं बताया गया, ये अपने फिंगर जो पंच होता है आप उसे समझ सकते हैं। हेड्स ऑफ इनकम मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम के कितने सोर्सेज होते हैं। सो देयर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, पंजा, ठीक है, पंच। सो नंबर वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये फर्स्ट हेड होता है। मैं पहले लिख लेता हूं, देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड वन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ वन इनकम फ्रॉम capital gain, and last one income from other sources, ठीक है। आप कितनी भी स्टडी कर लो, डायरेक्ट टैक्स में टोटल इनकम कितने होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम ही होंगे, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। कोई भी पर्सन इन द सेंस जो मैंने आपको अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पढ़ाया था, उसमें टोटल 7 टाइप्स के पर्सन थे। इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, HUF, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। सो दीज आर पर्सन्स। तो ये पर्सन्स के कोई भी पर्सन हो, ये इंक्लूडिंग 7 में से, ठीक है, तो उनके ये ही सोर्सेज हो सकते हैं, सिर्फ 5 सोर्सेज ही हो सकते हैं। व्हाट इज नंबर वन? नंबर वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से क्या समझ में आता है हमें कि हाँ जो इनकम आ रही है वो सैलरी से आ रही है, ठीक है। कहीं पर जॉब कर रहा है, आइदर ही और शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे इनकम आ रही है, सो वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल रोहित जो है वो किसी MNC कंपनी में जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है दैट मीन्स सैलरी अर्निंग होगा, ठीक है, मंथली और ईयरली। सो इनकम फ्रॉम सैलरी में वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वन क्या था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा घर हैं, इफ यू ओन्स मोर देन 2 हाउसेस, देन उसके बाद में क्या होगा, अगर आप 2 हाउस है आपके पास, तो 2 हाउस में से एक हाउस में तो आप खुद रहोगे,
और दूसरा क्या करोगे, ऑफ कोर्स लेट आउट करोगे। लेट आउट मीन्स किसी को भाड़े पर दोगे, ठीक है, लेट आउट करोगे। तो वहां से जो रेंट रिसीव्ड होगा वो टैक्सेबल किस में होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इसमें बस हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट आता है, ठीक है, वही इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगा। सो दो हेड हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर किसी का बिजनेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो लिमिटेड, ठीक है, टाटा लिमिटेड, जो भी बिजनेस है, तो उनके जो इनकम होंगे वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। एंड प्रोफेशन मीन्स डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, तो ये सारे जो भी फीस रिसीव करते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन में। बिजनेस वालों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, एंड प्रोफेशन वालों को कैसे रिसीव्ड होता है, फीस रिसीव्ड होता है, ठीक है। टीचर्स को फीस रिसीव्ड होता है ना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं क्लिनिक में और बड़े हॉस्पिटल में, तो फिर आफ्टर चेकअप क्या बोलते हैं, डॉक्टर टेक योर सैलरी, ऐसा बोलेंगे हम कि ये लो सैलरी ले लो आपका, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, हाउ मच योर फीस, ऐसा पूछते हैं हम, ठीक है। लॉयर के पास जाएंगे, हाँ तुम्हारा सैलरी कितना हुआ है, ऐसे नहीं पूछ सकते हम, उसको क्या कहेंगे हम, हाँ आपका एडवोकेट आपका फीस कितना हुआ, ठीक है। टीचर्स को भी क्या बोलोगे आप, जो अगर मान लो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या प्राइवेट ट्यूटर है या फिर, ठीक है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वो भी फीस में आता है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैपिटल गेन किसके ऊपर होता है, कैपिटल असेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट्स मींस लाइक फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीजें हैं, शेयर्स वगैरह हैं, तो दीज आर कैपिटल असेट्स। उन्हें बेच करके, ठीक है, आपको जो प्रॉफिट होता है लमसम, दैट विल नोन एज कैपिटल गेन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो हम जब ये वाला टॉपिक करेंगे देन वी विल स्टडी इन डिटेल। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब क्या होता है, जो इनकम, ठीक है, जितने भी इनकम ये 1 to 4 में कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 4 में कवर नहीं हुए हैं, वो सारे इनकम हम कहां पर टैक्स चार्ज करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने लॉटरी खरीदा एंड लॉटरी मेरा लग गया, ठीक है, 1 लाख का लॉटरी लग गया, ठीक है, पार्टी मत मांगना, 1 लाख का लॉटरी लग गया, तो अभी वो टैक्सेबिलिटी किस में होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। क्या मेरा वो सैलरी है, मैं खाली यही जॉब करता हूँ, लॉटरी लेता हूँ और पैसे जीतता हूँ, ऐसा नहीं है ना, तो वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरा बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं है वो, है ना, कैपिटल गेन भी नहीं है, सो वो कहाँ पर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अगर आप कंपनी में शेयर होल्डर हो, फॉर एग्जाम्पल सेल इज अ शेयर होल्डर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, ए लिमिटेड में शेयर होल्डर है, तो वहां से उसे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, ठीक है, तो वो डिविडेंड कहाँ पे चार्ज होगा, डिविडेंड कहाँ पे हम लिखेंगे, ये चारों में से किसी में नहीं आएगा, किसमें आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है देन ओनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है, याद है आपको मैंने गिफ्ट के ऊपर पूरा डिटेल इतना एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। अगर 50,000 रुपए से ऊपर गिफ्ट मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिनसे कितना भी अमाउंट का गिफ्ट मिले दैट विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो वो अगर गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसके हम पंजा बोल सकते हैं, ठीक है, पंच, ये 5 है और 5 ही रहेंगे फ्रॉम 1961 से, जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया, तब से टोटल इनकम कितने हैं, हेड्स ऑफ इनकम 5 हेड्स ऑफ इनकम। नंबर 1 इज, बोलो जरा फटाफट, नंबर 1 इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड वन, हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन, अच्छा दिख रहा है, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, फोर्थ वन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ वन अदर सोर्स, other source. Very good. So there are total 5 heads of income: salary, house property, business profession, capital gain and other source. Today we will start the first one, okay? But before going to start मैं इसका आपको पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। पैटर्न कैसा है, एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये टोटल ये 5 दिए है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में से कोई भी 3 होगा या 2 होगा, 2 हेड्स ऑफ इनकम का मर्जर होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देन इसके बाद में ये टोटल करना है आपको हर एक इंडिविजुअल से। मैंने क्या बोला, 5 है, बट एग्जाम में कितना आएगा, आइदर 2 और 3, 2 पूछा जाएगा हेड्स ऑफ इनकम या 3 पूछा जाएगा, क्लब करके। देन उसके बाद में सबका टोटल निकाल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी का पूछ लिया, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, ये 3 चीज दी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तीनों का
जो भी इनकम होगा उसे क्या करोगे, टोटल क्लब करके टोटल कर दोगे, एंड इसका नाम क्या होगा, दैट नेम विल बी GPI, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, नेम क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, एंड देन आफ्टर दैट यहां से आप माइनस क्या करोगे, सर्टेन डिडक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर चैप्टर 80, अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, अंडर चैप्टर 6A। तो यहां से कुछ डिडक्शन है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, फिर वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचेगा दैट विल बी योर, यहां पे मैं लिख देता हूं, नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। तो ये आपका टोटल नेट इनकम आ गया। इसके ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, इफ यू आर एन इंडिविजुअल, तो ये अमाउंट के ऊपर वो स्लैब रेट जो मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में, स्लैब रेट को क्या करोगे, अप्लाई करोगे एंड उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्ट टैक्स वर्क करता है। किसी भी इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो जितने भी अर्निंग है उसके टोटल करना है, टोटल विल बी नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से माइनस क्या होगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, देन यू विल गेट नेट टैक्सेबल इनकम, एंड आफ्टर दैट जो अमाउंट होगा इसके ऊपर आप क्या करोगे, स्लैब रेट अप्लाई करोगे। इफ यू आर एन इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में ही क्या होता है, स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट फॉलो करोगे, ठीक है। अगर कंपनी हो तो 30% या उनका अलग स्लैब रेट होता है, उनके ऊपर स्लैब रेट नहीं होता है, डायरेक्ट परसेंटेज होता है, ठीक है। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। तो मैं रफ कर देता हूँ इसको, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें आपको सेक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं, अंडर सेक्शन 15 to 17, ठीक है। ओनली 3 sections are there, 15, 16, 17, okay. So income from salary, the word salary means, sir वो जो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज सैलरी, ओके। सो देखो सैलरी तो सबको पसंद है कि नहीं, अगर सैलरी आ रही हो, आइदर ही और शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत अच्छा है, नॉन गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं है, बिल्डिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेआउट स्ट्रक्चर वगैरह एनवायरनमेंट वगैरह बहुत अच्छा होता है, लेकिन सैलरी जो है थोड़ी कम होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो एज वी नो कि सैलरी का मतलब, कोई मुझे बताएगा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? आपको क्या समझ में आता है सैलरी से? Income received from employer. Income received from employer. Okay, very good. And one more. Compensation paid monthly. Compensation We owe. which monthly which? We owe. Okay. Okay, very good. Okay. So देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ. Yes, very nice. सब दोनों ने right answer दिया. Salary means any amount which is paid by the employer to his or her employee. ठीक है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ड्राइंग पे मत जाना, फोकस करना एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल इज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है। तो इन केस अभी ये एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपना सर्विस, एंड इन रिटर्न एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट विच इज नोन एज सैलरी, ठीक है। लेकिन यहां पर सैलरी में हम क्या समझते हैं कि जो हमें नंबर फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो मिलता है अमाउंट, सिर्फ उसे ही सैलरी कहते हैं क्या? नहीं, सिर्फ उसे ही सैलरी नहीं कहते हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन टू, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी, ठीक है, हर एम्प्लॉइज को बेसिक सैलरी एंड देन उसके बाद कुछ एडिशनल अमाउंट भी रिसीव्ड होता है, ठीक है। जैसे बेसिक सैलरी हो गया, अगर ओवर टाइम किया देन ओवर टाइम, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स ग्रेशिया जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स ग्रेशिया मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट, ओवर टाइम, ठीक है। देन उसके बाद बोनस भी तो रिसीव्ड होता है ना, साल में एक बार, किसी किसी कंपनी में 2 बार, ठीक है, न्यू ईयर और दिवाली पे मिलता है बोनस, ये हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे नॉर्मली बेसिक सैलरी में आ गए, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ अलावेंसेस भी मिलते हैं,
सर व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस? अलाउंसेस मीन्स मॉनेटरी थिंग्स। मॉनेटरी थिंग्स का मतलब इन रुपीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर अलाउंसेस में कौन से अलाउंस? फॉर एग्जाम्पल HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो हमने एग्जेम्प्टेड इनकम में पढ़ा था, याद है? हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, आप दूसरे सिटी में जा रहे हो और वहां पे आपको कंपनी क्या कर रही है, हाउस रेंट अलाउंस दे रही है, तो दैट विल बी नोन एज अलाउंस एंड वो आपके सैलरी में इंक्लूड होगा, ठीक है। देन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA जिसको कहते हैं, तो ये भी एक टाइप का अलाउंस होता है। नेक्स्ट डेली अलाउंस। डेली अलाउंस पता है ना, अगर आप कहीं पे ये कर रहे हो, मतलब डेली रूटीन, मतलब अप डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका अलाउंस भी एम्प्लॉयर से मिलता है, कंपनी से। देन एक होता है DA, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। डेली अलाउंस डिफरेंट है और डियरनेस अलाउंस इज डिफरेंट। DA मींस डियरनेस अलाउंस, जो मैंने आपको बताया था, देखो महंगाई भत्ता होता है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन की वजह से आपको कुछ इसके लिए मिलता है, सो दैट इज नोन एज डियरनेस अलाउंस एंड डेली अलाउंस इज डिफरेंट। नेक्स्ट और क्या होता है? कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस मींस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो भी आप कंपनी से लेते हो। सो ये टाइप के क्या होते हैं? अलाउंसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज परक्विजिट्स। परक्विजिट मींस फैसिलिटी, ठीक है, परक्विजिट मींस फैसिलिटी होता है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, बट इसमें कुछ आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अलाउंसेस में क्या लिखा? मॉनिटरी। मॉनिटरी मींस आपको अमाउंट दिया जा रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, बट इन दिस केस नॉन मॉनिटरी। परक्विजिट को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी मींस आपको यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार है, ठीक है, तो कार को चलाने के लिए आपको ड्राइवर दे दिया फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर अलाउ किया है, ठीक है, तो जो ड्राइवर का सैलरी होगा हु विल पे द ड्राइवर सैलरी? एम्प्लॉयर, कंपनी पे करेगी, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप फॉर एग्जांपल आ रहे जा रहे हो, ठीक है, तो आपके गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा भी कौन देगा? एम्प्लॉयर, तो वो भी क्या हो जाएगा? परक्विजिट कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, उसका रेंट कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज परक्विजिट। आपके बच्चे हैं, उनके स्कूल का फीस जो है वो भी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज परक्विजिट। मेडिकल फैसिलिटी वो भी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? परक्विजिट कहा जाएगा, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की सैलरी 25,000 है पर मंथ, 25,000 पर मंथ है, ठीक है, तो एनुअली कितना हो गया? इंटू 12 कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा? ये 3 लाख, ठीक है, मिस्टर ए। तो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी इज IFS, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी को IFS, तो उसका टैक्सेबल सैलरी विल बी 3 लाख। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को भी कितना मिलता है? 25,000 पर मंथ, तो इंटू 12 हमने कर दिया, कितना आ गया? 3 लाख। बट इसके साथ साथ मिस्टर बी को परक्विजिट भी मिल रहा है। परक्विजिट क्या मिल रहा है? ड्राइवर फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है, और ड्राइवर को 6,000 रुपया पर मंथ क्या हो रहा है? सैलरी दे रहे हैं, कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, ठीक है, तो पर मंथ मतलब इंटू 12 टोटल इज 72,000। कैन एनीवन टेल मी what will be the taxable income of Mr. B? 3 lakh or something else? Yes, Subodh, absolutely right answer. 3,72,000 taxable income of Mr. B. ऐसा नहीं है कि इसको जितना कैश में रिसीव्ड हुआ है 3 लाख उतना टोटल इनकम होगा, उसको ये जो 72,000 मिल रहा है दैट इज नोन एज परक्विजिट। उसको कैश में नहीं मिला बट फैसिलिटी तो मिला ना, ठीक है, सो वो 72,000 विल आल्सो ऐड, सो टोटल कितना हो जाएगा? 3,72,000 टैक्सेबल इनकम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? प्लीज टेल मी वंस। ओके, नेक्स्ट तो क्या क्या बता दिया मैंने? बेसिक सैलरी, अलावेंसेस मीन्स कैश, परक्विजिट मीन्स नॉन कैश, एंड सर्टेन रिटायरमेंट, यहाँ पे डैश है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या मिलता है वो मैंने देखो आपको इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में पढ़ाया है। जैसे रिटायरमेंट ऑफ बेनिफिट में क्या मिलेगा? ग्रेच्युटी, याद आया कुछ? ठीक है, पेंशन,
प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एक्सेट्रा, रिटायरमेंट, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये सारे क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। तो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी इज नॉट लाइक दैट कि हाँ जो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मिलता है सिर्फ उतना सैलरी है, वो तो है ही है, साथ ही साथ ये सारे भी इंक्लूडेड हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, जिसमें बेसिक, अलावेंसेस, परक्विजिट्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड्स ग्रेचुइटी, पेंशन, वीआरएस, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। ओके, सो आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा। प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन, आगे हम लोग जाते हैं। सो अभी यहाँ पे देखो टोटल मैंने आपको क्या बताया, 3 सेक्शन बताया, ठीक है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आपको याद नहीं करना सेक्शन, बट ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट वन क्या है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या है, सेक्शन 15 इज बेसिस ऑफ चार्ज, मींस कौन से बेसिस पे हम सैलरी को टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है, तो ये बताता है। तो देखो अंडर सेक्शन 15 बोलता है बेसिस ऑफ चार्ज इज सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, whichever is earlier, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस whichever is earlier, मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मंथली पूरे मंथ आपने काम किया, ठीक है, लेकिन आपको सैलरी रिसीव नहीं हुआ, बट आपका सैलरी ड्यू हो गया ना, आपका सैलरी ड्यू तो हो गया, मतलब जनरेट तो हो गया, ठीक है, अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है बट फिर भी वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्लियर। एंड सर व्हाट इज रिसीव बेसिस, रिसीव बेसिस मींस अगर आपने पहले ही एक मंथ पहले ही नेक्स्ट मंथ का सैलरी ले लिया, दैट इज नोन एज एडवांस सैलरी, ठीक है, तो अगर आप एडवांस सैलरी ले रहे हो या आपका ड्यू है, दैट मींस एरियर्स ऑफ सैलरी, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, बाकी है आपका सैलरी आना, तो ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस whichever इज अर्लियर, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये मत आप कहना कि हाँ मेरा सैलरी तो आया ही नहीं है तो वो मंथ का सैलरी मैं इंक्लूड ही नहीं करूंगा अपने आईटीआर में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस whichever इज अर्लियर। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में मे भी आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। द क्वेश्चन इज सैलरी इज टैक्सेबल only on receipt basis, true or false? False. Sir, can you repeat? Okay, sure. Salary is taxable only on receipt basis, true or false? False. Yes, False. absolutely right answer, because salary is taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. Okay, next one, salary is taxable on due basis or receipt basis, whichever is later. False. 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 Clear? ठीक है, I hope you clear this, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। So याद रखना Yes, sir. एग्जाम के लास्ट में हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, ये एकदम नॉनसेंस एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना। ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ, जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाते हैं, उसी में से आपको एक सेंटेंस ग्रैब करके घुमा के दे दिया, आपको जस्ट ट्विस्ट करके दे दिया, ठीक है। वैसे कुछ ऑब्जेक्टिव रीड करना नहीं होता, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू विल इजीली टैकल इट। नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 16, सो सेक्शन 15 में इतना ही है, सेक्शन 15 इज फॉर बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 16 इज फॉर डिडक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। मींस जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें भी क्या होता है, कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है, जो उनका सैलरी से इनकम आ रहा है, टोटल इनकम एनुअली किया, देन वहां से कुछ डिडक्शन माइनस होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करती है टू द सैलरीड पर्सन, दैट इज नोन एज सेक्शन 16। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में
अभी बताता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। सेक्शन 16 में आपको 3 डिडक्शंस हैं। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड थर्ड वन इज प्रोफेशन टैक्स, ठीक है। ये 3 डिडक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, थर्ड वन इज प्रोफेशन टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज का डिडक्शन मींस डायरेक्टली आपको 40,000 रुपीज माइनस कर देना है अपने टोटल इनकम में से, ठीक है। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो बहुत इजी है और सबको मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। ये पहला ऐसा अलाउंसेस है, ठीक है, पहला ऐसा अलाउंसेस है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी टैक्सेबल है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट को तो टैक्सेबल होता ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी टैक्सेबल है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन, या तो मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं, ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसे मिलेगा? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी कितना मिलेगा? यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। फर्स्ट वन 5,000 पर एनम। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको पता है ना, जो घूमने फिरने या एंटरटेनमेंट पर्पस फिल्म वगैरह देखने के लिए चाहते हैं, ठीक है, उसका तो 5,000 ही लिमिट है, पूरे साल का 5,000, ठीक है। सेकेंड वन क्या है? 20% ऑफ बेसिक, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ओके, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सर 20% मीन्स, ठीक है, इसको देखो मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ। 20% मीन्स 1/5, 1/5 को भी हम 20% बोलते हैं ना, ठीक है। सो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और वी कैन से 20% ऑफ बेसिक सैलरी। दो हो गया 5,000 लिमिट, ये सेकेंड वन, एंड थर्ड वन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसमें से जो लोअर होगा, लोअर ऑफ अबव, ठीक है, उसका हम यहाँ पर डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है, उसका डिडक्शन हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। 5,000 फॉर एग्जांपल, इसको मैंने सॉल्व किया और यहाँ पर आ गया 10,000 और एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना था? मान लो 4,000। सो लोअर ऑफ दिस कितना हो गया? 5, 10 और 4, 5, 10 और 4, विच एवर इज लोअर, ठीक है। कौन सा लोअर है? 5, 10 और 4 में से 4,000। तो 4,000 का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंड ये ध्यान में रखना, इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन। यहाँ पे देखो, मैं थर्ड वाला भी बता देता हूँ। सेक्शन 17, बस इतना बता के मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। सेक्शन 17 इज फॉर परक्विजिट, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया। सेक्शन 17 इज फॉर definition, okay, section 17 is for definition. Sir, definition of what? Definition of salary, definition of perquisite, ठीक है। आप इसको 17(1) बोल सकते हो एंड 17(2) मींस salary under section 17 subsection 1, perquisite under section 17 subsection 2, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 17 में इतना ही है। 17 में फर्स्ट वन इज सैलरी, तो सैलरी का सेक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, ठीक है। सैलरी इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीजें सैलरी में आती है? जस्ट अभी मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बताया था ना, ठीक है, 1 2 3 4 करके। सो वो सारी चीजें इंक्लूडेड है किसमें? सैलरी में। वो सारी चीजें इंक्लूडेड है किसमें? सैलरी में, ठीक है। सो सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, बोनस, देन HRA, डियरनेस अलाउंस, पेंशन, ग्रेचुटी, कमीशन, इंटरेस्ट, वेजेस, ठीक है, परक्विजिट्स,
एटसेट्रा, या फिर सैलरी के अलावा कुछ और मिल रहा है, एडवांस सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी, ठीक है, मॉनेटरी थिंग्स, नॉन मॉनेटरी थिंग्स, ये सारी चीजें किस में इंक्लूडेड है, सैलरी में इंक्लूडेड है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? No, sir, no doubts. ओके ओके, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ जो हमने ये चैप्टर में सीखा, ठीक है. ओनली 5 to 7 minutes आर लेफ्ट. ओके, सो सेक्शन 14 says heads of income. Section 14 says heads of income, and there are 5 heads of income. Number 1, income from salary. Second one, House property, yes. Third one, House property. business Business profession and or profession. profession, fourth, Capital gain. gains. last one, other Other source. source. अदर सोर्स. ठीक है, वो अदर सोर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा लगता है इजी है क्योंकि ये 4 जो है स्टार्टिंग के वो स्पेसिफिक है. फिफ्थ वन इज नॉट स्पेसिफिक, इट इंक्लूड्स ऑल. ठीक है, जो 1 to 4 में नहीं इंक्लूड होगा इंक्लूड्स इन फिफ्थ हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, सो नंबर 1 सैलरी में हमने क्या सीखा, जो पर्टिकुलर इनकम आएगा फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी. बट सिर्फ सैलरी का मीनिंग इतना ही नहीं है. सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, बेसिक सैलरी में क्या क्या आ गया, बेसिक आ गया, बेसिक वेजेस और वी कैन से बेसिक सैलरी. देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, डियरनेस अलावेंस. ठीक है, डियरनेस अलावेंस में जो इन्फ्लेशन या महंगाई जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज एक्स ग्रेशिया. एक्स ग्रेशिया का मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट. ठीक है, बोनस जो दिवाली और न्यू ईयर में मिलता है. ठीक है, बट एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो बोनस हम लिखेंगे वो बोनस क्या होना चाहिए, इट शुड बी पेड. ठीक है, और एंड एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इट शुड बी रिसीव्ड, वो रिसीव्ड होना चाहिए. अगर एम्प्लॉयर ने, इफ इन केस एम्प्लॉयर बोनस डिक्लेयर्ड, एम्प्लॉयर डिक्लेयर्ड द बोनस, तो क्या यहाँ पे टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, सिर्फ डिक्लेयर किया है तो टैक्सेबल नहीं होगा. यस, राइट आंसर. ठीक है, नहीं होगा. ओनली इन केस ऑफ बोनस रिसीव्ड. ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर ने पेड किया है तो ही हम यहाँ पे बोनस लिखेंगे, कंसीडर करेंगे. ओनली बोनस डिक्लेयर्ड है, इग्नोर, उसको टोटल इनकम में ऐड नहीं करना है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वन, अलावेंसेस में कौन कौन से अलावेंस बताया मैंने, एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, डेली अलावेंस, डियरनेस अलावेंस. ठीक है, देन कन्वेंस अलावेंस मींस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, देन उसके बाद में मेडिकल अलावेंस, अगर आपके लिए आपके फैमिली के लिए भी मेडिकल अलावेंस मिल रहा है तो वो सब भी आ जाएगा. ठीक है, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो. नेक्स्ट वन इज परक्विजिट. ठीक है, परक्विजिट के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू आंसर? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have true or false. Okay, perquisite is a monetary allowance. True or false? False. 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 जल्दी आ रहे हो, वाह. Next one, bonus is taxable only on paid basis. Yes, sir. Yes, sir. True. True. Bonus is taxable on both declared as well as No, false. 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 okay. Gratuity is taxable if received during the service. True. False. True. How? True. False. 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 True. True. वो False, after false. retire and death होता है ना? True. After retire. After retire. Death होता है. क्या था? Please False. let me repeat. Are Gratuity. taxable during the service? Yes. Salary, gratuity is taxable during the service. True or false? True. 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 Sorry. तो True. false क्यों बोला? हाँ, वही false. अरे false. वो मैं भूल गई. कंफ्यूज हो गया. Confuse. Okay. Allowances is a non-monetary benefit. False. 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 Okay. Okay. Section 15 is for dash. Basis of charge. Basic. Basis of charges. Yes. Basis of charge. Okay. Salary is taxable
on due basis as well as receipt basis, whichever is earlier. True. 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 Okay, अभी कंफ्यूज कर दो, रुको. करो सर. Section 16 is for perquisite. False. 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 Then for what? Salary. Section 17. Then section salary indicates section 16 indicates Deduction. 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 Standard deduction. how many deductions? 3. 3. 3. Standard deduction for salary is 80,000. False. False. Standard deduction for salary is 40,000. True. True. Entertainment allowance is allowed to both employees, government as well as non-government. False. Only government. Now filling, Only Yeah. government. now filling the blanks. Entertainment allowance is allowed only to dash employee. Government employee. Government. Okay. The maximum limit of entertainment allowance is 4,000. True, false? No sir. False. False. Whichever is less. 5,000. Lower of the 3. Whichever. Whichever is तो नहीं रहा है ना less. वो, मैं तो पूरा कवर करके रखा फिर भी. Okay. अच्छा यहाँ पे दिख रहा है. Okay. 5,000. Okay. नहीं सर आता है. Next one, आता है सर. second condition of entertainment allowance का, ठीक है, 20% of basic plus DA plus commission. True, false? False. No sir. False. खाली basic salary होता है. Basic salary है ना. Yes. False. Only 20% तो of tricky था. basic. ये थोड़ा tricky था. Yes, confuse हो. Next one. सर रिपीट करोगे क्वेश्चन एक बार. हाँ, yes. 20% entertainment allowance का second condition, 20% of basic salary plus dearness allowance plus commission. True or false? So answer is False. false, because Okay. 20% or we can say 1/5 of only basic. मैं इसको लिख देता हूँ हाईलाइट करके, ठीक है, मेरे नाम से स्टार्ट होगा B से. Okay, so 20% of basic salary only, Salary. basic, not DA Okay. and commission. Okay. Okay sir. Next one, section 17 is for standard deduction. True, false? False. False. Okay, right. Section 17 is for dash. Definitions. Salary and Definition. What is salaries section? 17 subsection 1. Okay. What is perquisite section? 17 subsection 17 subsection 2. Okay, very good. What is the section of heads of income? under section 14. Okay. 14. Under section 14. Very good. Very nice. ठीक है. So I think यहाँ तक सभी को clear है. Yes sir. Okay. हाँ, sir. Interest लेके मजा आ रहा है ना? Yes sir. Yes, sir. बहुत So बहुत please मजा आया. inform your friends also that to attend. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for today. Bye bye. Thank Take you, care. sir. Stay. Bye sir.